मॉर्निंग दोस्तों, दिशा के ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम कुछ साइंस के टॉपिक जो इंपॉर्टेंट होंगे आने वाले परीक्षाओं के लिए, चाहे वन दरोगा हो या फिर साइंस से जुड़े हुए जो और एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उनसे इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक की बात करने वाले हैं। और प्रत्येक टॉपिक से कुछ ना कुछ क्वेश्चन निकल के आएगा जो लगातार पुराने पेपरों में भी पूछे गए हैं और आने वाले पेपरों में भी उनके आने की संभावना है। जिनमें सबसे पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ, इसमें 3-4 चीजों के विषय में मैं बता रहा हूँ। टॉपिक का नाम जो होगा ये होगा प्रदूषण जनित रोग। प्रदूषण जनित रोग, जो ये प्रदूषण जनित रोग है, जैसे कि नाम से पता लग रहा है कि जो पॉल्यूशन होता है उसकी वजह से क्या होती है कि मानव को विभिन्न बीमारियां होती हैं और इन्हीं बीमारियों की बात हम इस टॉपिक में कर रहे हैं। इनको हम गैर संक्रामक बीमारियों के अंतर्गत भी रख सकते हैं, क्योंकि जो ये प्रदूषण जनित रोग हैं इनका क्योंकि मुख्य कारण जो है प्रदूषण है, इसलिए ये रोग जो होते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे नहीं फैलते हैं, इसलिए इनको गैर संक्रामक की श्रेणी में भी रखा जा सकता है। अब ये कौन कौन से रोग है, इनमें 3-4 आपको केवल इंपॉर्टेंट से याद रखने हैं प्रदूषण जनित रोगों में। पहला जो आएगा इसे कहते हैं मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग, मिनीमाटा रोग। मिनीमाटा रोग की अगर बात करें तो मिनीमाटा रोग एक कॉमन चीज कि ये सारे प्रदूषण जनित रोग जो होंगे ये किसी ना किसी तत्व की अधिकता से होते हैं, ये कमी से नहीं होते हैं। जैसे हम विटामिन और प्रोटीन वाले रोग पढ़ते हैं तो वो क्या होते हैं, विटामिन या प्रोटीन की कमी से होते हैं। लेकिन प्रदूषण जनित जो रोग होते हैं ये किसी तत्व की अधिकता के कारण होते हैं। इनमें अगर बात की जाए मिनीमाटा रोग की, तो ये किसके अधिकता के कारण होता है कि शरीर में किसकी अधिकता हो जाए, Hg की। Hg यानी कि पारा, हिंदी में इसे पारा विषाक्तता भी कहा जाता है। मिनीमाटा रोग को पारा विषाक्तता भी कहा जाता है। Hg पारा जो है इसकी अधिकता अगर बॉडी में हो जाए तो मिनीमाटा रोग हो जाता है। इसका नाम मिनीमाटा क्यों पड़ा? शुरुआत में इस रोग का जो पता चला था, जापान में एक खाड़ी है मिनीमाटा की खाड़ी। तो मिनीमाटा की खाड़ी में क्या हुआ कि मिनीमाटा की खाड़ी में उसके निकट जो इंडस्ट्रीज थी, जो भी औद्योगिक इकाइयां उसके निकट थी, उनमें क्या था कि पारे का बड़ी मात्रा में यूज हो रहा था और उनका अवशिष्ट पदार्थ जो था सीधे मिनीमाटा की खाड़ी में छोड़ा जा रहा था। और धीरे धीरे हुआ क्या कि मिनीमाटा के खाड़ी के जल में पारे की अधिकता हो गई। जब पारे की अधिकता हो गई तो इससे एक्वाटिक एनिमल्स यानी जलीय जीव, खासकर मछलियां जो थी वो प्रभावित हुई। और उसके बाद जो है जब वो मछलियां मनुष्यों द्वारा खाई गई तो देखा गया कि एक बड़े एरिया में कुछ सामान्य लक्षण दिखाई दिए, जैसे कि आंखों में धुंधलापन, इसके अलावा मानसिक असंतुलन, बहरापन। तो इस टाइप के लक्षण जो है बड़ी संख्या में जो है लोगों पे दिखाई दिए, जिसके बाद इस पे शोध किया गया और ये पाया गया जब जांच हुई कि उन सारे व्यक्तियों में एक चीज कॉमन थी कि उनके बॉडी में किसकी मात्रा अधिक थी, पारे की। और फिर इस पे शोध किया गया कि ये पारे की अधिक मात्रा इनकी बॉडी में कैसे आई होगी। तो उसका कारण ये पता लगा कि इसका जो कारण है मछली का सेवन है, और मछलियां जो थी वो मिनीमाटा की खाड़ी की, और मिनीमाटा की खाड़ी जो है उसमें पारे की अधिकता जो है वो औद्योगिक अवशिष्टों के कारण आ रही। तो उसके बाद जो है इस पूरे रोग का नाम ही क्या पड़ गया, मिनीमाटा रोग पड़ गया। अब इस रोग में इसके लक्षण मैंने आपको बता दिए। इस रोग में जो होता है जापान में सबसे पहले देखा गया था, और यह माना जाता है कि मनुष्य में इस रोग के लक्षण दिखने से पहले सर्वप्रथम इसके लक्षण जो है बिल्ली में देखे गए थे। बिल्ली में पहले इसके लक्षण देखे गए, पशुओं में फैला और उसके बाद ये मानवों में भी लक्षण देखे गए। तो यहाँ पे आपको केवल इतनी बात याद रखनी है कि मिनीमाटा रोग जो है वो जो है पारे की अधिकता से होता है। इसमें कभी कभी जो होता है ऑप्शन में सीसा भी होगा, लेकिन सीसा जो है वो किस क्वेश्चन का आंसर होगा? एक क्वेश्चन होगा कि निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषक मानसिक असंतुलन एवं हृदय रोग उत्पन्न करता है। तो वायु प्रदूषक की बात जब आएगी तो तब हम बोल सकते हैं कौन, सीसा। लेकिन जब वो मिनीमाटा रोग की बात कर रहा हो तो इसका सीसे से कोई लेना देना नहीं होगा। इसका आंसर जो होगा Hg यानी मरकरी होगा। दूसरे रोग की अगर हम बात करें तो दूसरा रोग जो है यह है इटाई रोग। इटाई रोग। इटाई रोग की अगर बात करें तो इटाई रोग जो है किसकी अधिकता के कारण होता है, कैडमियम। कैडमियम तत्व जो है इसकी अगर शरीर में अधिकता हो जाए तो इसके कारण जो रोग होता है वो इटाई रोग होता है।
इटाई इटाई रोग जो है वो मेन रूप से जो हमारी अस्थियों की संधियां होती हैं, ज्वाइंट होते हैं, उनसे जुड़ा हुआ रोग है। इसमें होता क्या है कि बोन ज्वाइंट जो है उसमें दर्द होना शुरू होगा, और साथ में ये भी माना जाता है कि अगर कैडमियम की मात्रा जो है, यानी कि एक सामान्य लक्षण तो यह है इसका कि ज्वाइंट में दर्द होगा, लेकिन इटाई इटाई रोग जो है इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ होती है, यानी कि जब ये अपने चरम पे पहुंचेगा तो इससे खतरा होगा लीवर में कैंसर का। लीवर में कैंसर का खतरा भी ये उत्पन्न कर सकता है। तो ये है इटाई इटाई रोग, कैडमियम की अधिकता से होने वाला रोग। तीसरे रोग की अगर हम बात करें प्रदूषण जनित में ही, तो इसका नाम है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम की अगर बात करें ये किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पहला आंसर जो हो जाएगा ये नाइट्रेट तत्वों की अधिकता जब बॉडी में हो जाती है तो उसकी वजह से होने वाला रोग जो है वो कौन सा है, ब्लू बेबी सिंड्रोम है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है ये सामान्यतः ऐसा देखा जाता है कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम जो है केवल नवजात शिशुओं में होता है, यानी कि जो 1 साल तक की जिनकी उम्र है उनमें ये देखने को मिलता है। और ये जो है पेयजल में जो पीने का पानी होता है उसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण होता है, उसमें नाइट्रेट की अधिकता के कारण ये होता है। इस रोग में होता क्या है कि अगर जो नवजात शिशु है इसे इस प्रकार का जल दिया जा रहा है जो कि क्या है, नाइट्रेट युक्त है, जिसमें नाइट्रेट की मात्रा अधिक है, तो इसमें सीधे सीधे नाइट्रेट जो होता है वो हीमोग्लोबिन से, रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन है उससे रिएक्ट करेगा और एक नया पदार्थ बनाता है जिसे कहा जाता है मीथेमोग्लोबिन। तो मीथेमोग्लोबिन का निर्माण इसमें हो जाता है, और मीथेमोग्लोबिन जो है उसी की वजह से क्या हो जाता है कि बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की कमी पे जैसा आपको पता है कि ऑक्सीजन की कमी होने पे शरीर जो है नीला पड़ना शुरू हो जाता है, और जब बच्चे का शरीर नीला पड़ना शुरू हो जाता है तो इसी रोग को नाम दिया जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो जब भी आए तो इस टाइप का ऑप्शन वहां पे होगा पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है, तो आंसर होगा पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण। इसके बाद जो चौथा रोग इसमें निकल के आता है वो है ब्लैक फुट रोग। ब्लैक फुट रोग, ब्लैक फुट रोग के विषय में अगर हम बात करें कि ब्लैक फुट रोग जो है ये क्या है, तो ब्लैक फुट रोग जो है किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पहला इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है उसकी अधिकता के कारण होने वाला रोग जो है वो ब्लैक फुट रोग है। सामान्यतः ये माना जाता है कि कोयला या फिर बाकी जो खदानों में काम करने वाले मजदूर होते हैं इनमें क्या हो जाता है कि आर्सेनिक की अधिकता हो जाती है, और आर्सेनिक की अधिकता के कारण उनमें एक रोग दिखता है जिसे ब्लैक फुट रोग कहते हैं। और ये ब्लैक फुट रोग जो है बाद में कारण बनता है स्किन कैंसर का, यानी त्वचा का जो कैंसर होता है उसका कारण ये बनता है। तो मेनली ये 4 रोग आपको याद रखने हैं। पहला मैंने मिनीमाटा बताया था पारे की अधिकता के कारण, इटाई इटाई रोग कैडमियम की अधिकता के कारण, ब्लू बेबी सिंड्रोम नाइट्रेट की अधिकता के कारण, और ब्लैक फुट जो है रोग आर्सेनिक की अधिकता के कारण होता है। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइनोलॉजी की, कि एंडोक्राइनोलॉजी जो है ये क्या चीज है, इसके विषय में थोड़ी सी जानकारी मैं आपको बता रहा हूं, और यहीं से जो है कुछ क्वेश्चन निकल के आएंगे एंडोक्राइनोलॉजी से, जो जनरल क्वेश्चन होंगे। तो एंडोक्राइनोलॉजी की अगर बात की जाए यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी में हमें पढ़ना होता है अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी तंत्र को जब हमें पढ़ना है तो इससे पहले हमें एक बात याद रखनी है, इसमें हमें कुछ ग्लैंड्स के विषय में पढ़ना है। ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां। सबसे पहले हमें ग्लैंड्स की परिभाषा देखनी होगी कि ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं। ग्लैंड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, ग्लैंड्स उन्हें कहेंगे जो कि सीक्रेशन करे किसका, 3 चीजें इसमें आ जाएगी, या तो जूस, या फिर एंजाइम, और या फिर हॉर्मोन्स। तो हमारे शरीर के वो सभी अंग हों जो कि क्या करें, किसका सीक्रेशन करें, जूस का, एंजाइम का, या फिर हार्मोन्स का, तो इनको क्या कहते हैं, ग्लैंड्स कहते हैं। अब इनके विषय में जब हम देखें तो इनकी परिभाषा, यानी जूस क्या है, जूस क्या होते हैं, इस प्रकार के द्रव जो कि निर्मित होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, लेकिन जिनका सीक्रेशन होता है हमारे बॉडी के बाहर।
जैसे कि अगर साइंस की लैंग्वेज में हम देखें तो जो ये पसीना है, आंसू है, ये सब किस में आ जाएगा? जूस में। एंजाइम क्या होते हैं? एंजाइम जो होते हैं ये एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं, किसके ब्रेकडाउन में? फूड के ब्रेकडाउन में। जैसे कि हम पढ़ते हैं कि प्रोटीन के पाचन में जो है कुछ एंजाइम, जैसे हम पेप्सिन वगैरह की बात करेंगे तो वहां पे वो क्या करेगा? प्रोटीन वाला जो भोजन होगा उसके ब्रेकडाउन का काम करेगा। तो एंजाइम जो होते हैं एट अ कैटलिस्ट काम करते हैं, एज अ कैटलिस्ट काम करते हैं फूड के ब्रेकडाउन में। और हार्मोन्स जो होते हैं ये इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे वृद्धि एवं विकास में, यानी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। तो ये तीन चीजें आ गई, जूस, एंजाइम और हार्मोन्स। अब यहां से ये बात निकल के आती है कि अगर कोई ग्लैंड ऐसी है जिससे या तो जूस, किसी जूस का सिक्रेशन हो रहा है या फिर एंजाइम का सिक्रेशन हो रहा है, या तो वो स्रावित कर रही है किसी रस को या फिर एंजाइम को, तो फिर ऐसी ग्लैंड जो होगी इसे कहा जाएगा बहिस्रावी ग्रंथि। बहिस्रावी ग्रंथि, ऐसी ग्लैंड्स को क्या कहा जाएगा? बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाएगा। यानी कि ये ग्लैंड जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, इनको नाम दे देते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड का। अगर सिक्रेशन किसका कर रही है? जूस या एंजाइम का। अगर कोई ग्लैंड जो है वो हार्मोन्स का सिक्रेशन कर रही है, हार्मोन जो होते हैं वो कभी भी क्या होते हैं? बॉडी से बाहर जो होते हैं वो स्रावित नहीं होते, बॉडी के भीतर ही वो स्रावित होते हैं। तो अगर हार्मोन्स का सिक्रेशन कोई कर रही है तो वो हो जाएगी एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी ग्लैंड है जो कि इन तीनों का ही क्या कर रही है? सिक्रेशन कर रही है, तीनों का स्रावन कर रही है, यानी वो जूस, एंजाइम और हार्मोन तीनों का स्रावन कर रही है, तो इसे बोल देंगे मिक्स्ड ग्लैंड। मिक्स्ड ग्लैंड। तो इस ढंग से इनको तीन भागों में हम बांटते हैं, यानी एक्सोक्राइन क्या है, एंडोक्राइन क्या है और मिक्स्ड ग्लैंड क्या है। जो सिक्रेशन करे जूस और एंजाइम का वो एक्सोक्राइन है, जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करे वो एंडोक्राइन है। ये बहिस्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि। तो इस टाइप से जो है वो तीन रूप बन गए ग्रंथियों के। और हमें ये ग्रंथि जो पढ़नी है ह्यूमंस में देखनी होती है, और यहीं से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बन के आते हैं ह्यूमंस में ग्रंथियों वाले क्वेश्चन। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारी बॉडी में जो होगा वो एक ही मिक्स्ड ग्लैंड होगी। मिक्स्ड ग्लैंड की संख्या कितनी होगी? एक, जो कि होता है कौन? पैनक्रियास, यानी कि अग्नाशय। तो उसके विषय में हम पढ़ेंगे कि वो मिक्स्ड किस प्रकार से हो गया। ठीक है, अग्नाशय जो हो गया वो मिक्स किस प्रकार से हो गया। इनकी संख्याएं पूछता है अलग अलग, कितनी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, कितनी एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। दूसरा क्वेश्चन जो आएगा वो ये आएगा छांटने के लिए इनमें से कौन सी एक्सोक्राइन है, कौन सी एंडोक्राइन है। और कभी कभी इनकी लोकेशन भी वो पूछता है कि इसकी स्थिति जो होगी बॉडी में वो क्या होगी, स्थिति के बारे में। अब इनमें से अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, यानी बहिस्रावी ग्रंथि की अगर हम बात करें कि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन कौन सी होती है हमारी बॉडी के भीतर, इसकी अगर बात की जाए एक्सोक्राइन ग्लैंड की, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की ये कौन कौन सी उपस्थित होती हैं बॉडी में और इनकी लोकेशन क्या होती है। तो अगर बॉडी में जो है इन्हें हम देखें तो एक होती है टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड ये इसका सामान्य नाम है। टीयर ग्लैंड को हिंदी में कह देते हैं अश्रु ग्रंथि। अश्रु ग्रंथि यानी आंसू बनाने वाली जो ग्रंथि है उसको टीयर ग्लैंड, लेकिन इसका जो साइंस में नाम होता है इसे लैक्राइमल ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। लैक्राइमल ग्लैंड, ये तो इसका सामान्य नाम हो गया। लैक्राइमल ग्लैंड जो है ये इसका साइंस में नाम हो गया लैक्राइमल ग्लैंड। और कैसी हो जाएगी? एक्सोक्राइन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इससे एक प्रकार का जूस, क्योंकि टीयर को हम किस में ले रहे हैं? जूस के अंतर्गत ले रहे हैं, इसलिए एक्सोक्राइन हो गई। लोकेशन आपको पता है कि इसकी क्या होगी? आइस, आंखों में इसकी स्थिति होगी। दूसरा जो आएगा इसमें स्वेट ग्लैंड, यानी पसीने की ग्रंथि जो होती है। स्वेट ग्लैंड इसके अंतर्गत आएगी और इसकी लोकेशन जो होगी वो क्या होगी? स्किन। दो हो गई। तीसरी जो इसमें आएगी वो आएगी लीवर। लीवर यानी कि इसे हिंदी में कहते हैं यकृत। लीवर की जो पोजीशन होगी ये होगी एब्डोमिनल। एब्डोमिनल एब्डोमिनल को हिंदी में कहते हैं उदर, यानी कि वो हिस्सा, यानी कि दो हिस्से जो होते हैं, एक चेस्ट वाला हिस्सा होता है, एक फिर बीच का हिस्सा होता है और एक स्टोमक वाला हिस्सा होता है। जो स्टोमक वाला ही पार्ट है इसे नाम दिया जाता है कौन सा? एब्डोमिनल, यानी उदर इसे कहते हैं हम। तो इस वाली पोजीशन में जो होगी वो कौन सा होता है? लीवर होता है।
अच्छा, इसके बाद जो आएगी 4 नंबर पे वो आएगी मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड इन्हें कहते हैं दुग्ध ग्रंथियां, यानी ये दुग्ध बनाने वाली ग्रंथियां हो गई। इनको मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड के नाम से भी जाना जाता है। इनकी लोकेशन जो होगी ये होगी चेस्ट। 5 नंबर पे जो आएगी वो आएगी स्लेवरी ग्लैंड। स्लेवरी ग्लैंड यानी कि लार बनाने वाली ग्रंथियां, स्लेवरी ग्लैंड। और लोकेशन आपको पता है इसकी होनी चाहिए माउथ। लार बनाने वाली ग्रंथि हो गई, 5 ये ग्रंथियां हो गई। 6 नंबर पे जो आएगी वो आएगी गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड जिससे कि गैस्ट्रिक जूस स्रावित होता है, जो कि हम डाइजेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो लोकेशन इसका क्या होगा, स्टोमक। सात नंबर पे जो आएगी वो आएगी पैनक्रियास। पैनक्रियास मैंने बताया मिक्स्ड ग्लैंड है और दोनों में ही इसकी पोजीशन आएगी, यानी कि ये एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी। किस तरीके से मैं बताऊंगा कि क्यों, कौन से गुण इस पे एंडोक्राइन वाले हैं और कौन से एक्सोक्राइन वाले गुण इसमें उपस्थित होते हैं, जिसकी वजह से इसको मिक्स्ड ग्लैंड में रखा जाता है। इसकी लोकेशन जो होती है, यानी 7 नंबर पे हम इसे लिख सकते हैं पैनक्रियास। अगर पैनक्रियास मिक्स्ड ग्लैंड को इसमें शामिल करेंगे तब इनकी संख्या 7 हो जाएगी। अगर उसे शामिल नहीं करेंगे तो इनकी संख्या रहेगी कितनी, 6। यानी शुद्ध रूप से ये जो होंगे वो 6 होंगे। और पैनक्रियास को भी शामिल कर लिया जाए तो तब ये कितनी हो जाएगी, 7। इसकी पोजीशन जो होती है वो एब्डोमिनल, यानी उदरगुहा वाला ही जो एरिया है वो इसकी पोजीशन होती है। अब यहां से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे, ये हमने एक्सोक्राइन ग्लैंड लिख ली है और इधर से मैंने बताया कि ये 7 नंबर पे जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड है, इसको यहाँ शामिल कर सकते हैं। और शुद्ध रूप से देखा जाए तो 6 एंडोक्राइन ग्लैंड शुद्ध रूप से देखा जाए, एक्सोक्राइन ग्लैंड शुद्ध रूप से देखा जाए तो कितनी, 6 बहिस्रावी ग्रंथियां होती। इनमें अगर बात की जाए सबसे बड़े की, केवल एक्सोक्राइन की बात मैं अभी कर रहा हूं, तो लार्जेस्ट की अगर बात की जाए तो इनमें से सबसे बड़े आकार में जो होगी एक्सोक्राइन ग्लैंड, उसका आंसर हो जाएगा कौन, लीवर। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो कौन सी हो जाएगी, लीवर। जनरली भी देखा जाए साइज वाइज, यानी कि अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को भी ले लें और केवल साइज वाइज देखा जाए आकार के आधार पे, तो सबसे बड़ी ग्लैंड जो होती है वो लीवर ही होती है। एक अंग के रूप में भी लीवर होता है और एक ग्लैंड के रूप में भी लीवर काम करता है और आकार में भी ये जो है बड़ा माना जाता है। लीवर जो हो जाएगी वो लार्जेस्ट क्या हो जाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। और इनमें से स्मॉलेस्ट कौन होगी, तो ये आपको पता है लैक्राइमल ग्लैंड जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। ये जो है ये लार्जेस्ट है और ये टीयर वाली जो है वो क्या है, स्मॉलेस्ट हो गई। तो ये तो हो गए कौन से, एक्सोक्राइन ग्लैंड से जुड़े हुए क्वेश्चन। यानी छांटने के लिए बोलता है तो बड़ा सिंपल सा आपको ये देखना है कि एक्सोक्राइन ग्लैंड की परिभाषा क्या है, या तो जूस या तो एंजाइम। जैसे कि ये टीयर ग्लैंड थी, लैक्राइमल ग्लैंड, तो इससे आंसू जो है वो जूस में आएंगे रासायनिक रूप से। स्वेट ग्लैंड पसीना जो आएगा वो जूस में आएगा रासायनिक रूप से। लीवर जो होगा उससे हम पढ़ेंगे कि जैसे कि ये पित्रस वगैरह, तो पित्रस वगैरह जो आएंगे वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे, जूस में आ जाएंगे। मेमरी ग्लैंड से जो स्रावित होने वाले कुछ एंजाइम्स होंगे तो ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगी। स्लाइवरी ग्लैंड लार जो माना जाएगा वो जूस माना जाएगा, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड। गैस्ट्रिक जूस इससे निकलेगा तो फिर ये भी एक्सोक्राइन हो गई। और पैनक्रियाज में जब हम पढ़ेंगे तो इसकी कुछ सेल्स, खासकर की जो जब हम इसमें पढ़ेंगे 4 प्रकार की सेल आएगी, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल्स, जिसमें से कि 3 सेल जो होंगी अल्फा, बीटा और डेल्टा, ये काम करेंगी किसकी तरह, एक्सोक्राइन की तरह। और जो एफ सेल्स होंगी वो काम करेगी किसकी तरह, एंडोक्राइन की तरह। तो इस टाइप की स्थिति जो आ जाएगी वो इसमें निकल के आ जाएगी। यानी कि कुल मिला के आपको इतनी बातें इसमें याद रखनी है और ये क्वेश्चन याद रखने हैं कि ये 6 जो है शुद्ध रूप से जो है मानव में पाई जाने वाली एक्सोक्राइन बहिस्रावी ग्रंथि। इसके बाद हम बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स की। एंडोक्राइन ग्लैंड्स से भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। जनरल में आपको बता रहा हूँ, अभी डिटेल में इसमें बता नहीं रहा हूँ मैं आपको। जनरल क्वेश्चन जो बनते हैं उन्हीं के विषय में मैं बात कर रहा हूँ। एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात करें, यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि की मानव में एंडोक्राइन की, तो एंडोक्राइन को अगर हम देखें तो सिर वाले पार्ट से ही अगर लोकेशन से हम स्टार्ट करें
तो पहली जो आ जाएगी, यानी इनमें से क्या हो जाती है, 3 तो ब्रेन में स्थित होती हैं, 3 ग्लैंड जो होती हैं उनकी स्थिति क्या होती है, ब्रेन होती है। जैसे कि पहली जो आएगी इसमें वो आएगी हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस जो है ये एज ए ब्रेन के पार्ट के रूप में भी काम करता है और साथ में ग्लैंड के रूप में भी इसके कुछ काम होते हैं, हाइपोथैलेमस। दूसरा जो आएगा वो आएगा पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी, हिंदी में से पीयूष ग्रंथि भी कहते हैं हम। थर्ड नंबर पे जो आएगी वो आएगी पीनियल बॉडी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। तीनों की लोकेशन जो है वो होती है ब्रेन, यानी 3 जो हो गई वो ब्रेन में हो गई। कौन कौन सी, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल बॉडी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस जो है ब्रेन के पार्ट के रूप में भी काम करता है और साथ ही साथ एक ग्लैंड के रूप में भी काम करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी। इसके बाद ये तीनों की तीनों जो हो गई ये इस पार्ट में हो गई है, यानी सिर वाले हिस्से में हो गई, ब्रेन वाले पार्ट में हो गई। इसके बाद हम अगर और नीचे बढ़ें तो इसमें आएगी थायराइड, गले वाले हिस्से में अगर हम देखें थायराइड ग्लैंड आएगी। थायराइड ग्लैंड को हिंदी में अवट्टु ग्रंथि भी लिखा होता है। गले वाली इसकी जो होगी इस कैविटी को थैरोसिक कैविटी भी हम कह सकते हैं। तो ये गले वाली जो होगी इसकी लोकेशन होगी थायराइड की। 4 ये हो जाती हैं। 5वें नंबर पे अगर हम देखें तो थायराइड के पार्ट्सों में ही, यानी इस थायराइड के पोर्स में ही एक और ग्लैंड होती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के बाद अगर हम देखें तो एक और ग्लैंड होती है जो कि चेस्ट वाले हिस्से में होती है, इसको बोलते हैं थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्रंथि। पोजीशन इसकी जो होती है वो चेस्ट वाले पार्ट में होती है। इसके अलावा एक और जो होती है जो किडनी के पास स्थित होती है, इसे बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड, यानी अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि या इसे बोलेंगे एड्रिनल ग्लैंड, अधिवृक्क ग्रंथि, किडनी के निकट ये स्थित होती है। और एक और जो होती है उसे बोलते हैं गोनेट्स। जनन ग्रंथि या जनन ग्रंथि ये होती है गोनेट्स। तो शुद्ध रूप से देखा जाए इतना। अगर एक और इसमें हम ऐड करेंगे तो कौन सा हो जाएगा, पैनक्रियाज वाला, क्योंकि वो मिक्स्ड है, इस वजह से यहाँ भी आ जाएगा। यानी इनकी अगर शुद्ध रूप से संख्या देखी जाए तो 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और 9वां जो जहाँ 9 इसको लिखा होता है वहाँ उसको किसको शामिल किया होता है, पैनक्रियाज को। अब यहाँ से जो क्वेश्चन निकल के आएंगे वो बड़े इंपॉर्टेंट से। पहला आएगा कि इनमें जो है अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा थायराइड ग्रंथि। यानी सबसे बड़ी ग्रंथि जो इनमें आ जाएगी थायराइड आ जाएगी। और अगर सबसे छोटी की बात की जाए कि इनमें सबसे छोटी कौन सी है, तो ये काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है क्योंकि बुक्स में अलग अलग दिया होता है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि इनमें सबसे छोटी जो है वो पीनियल बॉडी है, पीनियल बॉडी। और सेकंड नंबर की सबसे छोटी जो है वो पिट्यूटरी है, स्मॉलेस्ट में। यानी स्मॉलेस्ट में अगर हम लिखें तो आपको याद रखना है स्मॉलेस्ट जो है वो पीनियल बॉडी है और सेकंड स्मॉलेस्ट जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड है, और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट है वो कौन सी है, थायराइड है। ये वाला क्वेश्चन जो है यानी लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड जो है ये तो थायराइड ही लिखा होगा, लेकिन स्मॉलेस्ट में जो होगा वो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें होंगी, लेकिन इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट में जो होगी वो कौन सी होगी, पीनियल बॉडी ग्लैंड जो होगी वो स्मॉलेस्ट होगी। भले ही इनके आकार में जो है थोड़ा सा ही अंतर होता है, लेकिन इनमें सबसे स्मॉलेस्ट जो मानी जाती है वो मानी जाती है कौन सी, पीनियल बॉडी ग्लैंड। तो ये जो हो गए इनके नाम हो गए। तो इन ग्लैंड के विषय में अब ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन क्या क्या बन के आ रहे हैं। एक तो छांटने के लिए आएगा एंडोक्राइन एक्सोक्राइन कौन सी, मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी होती है बॉडी की। इसके अलावा जो बात निकल के आ रही है वो ये आ रही है कि वो कभी कभी ये बोल सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो आंसर जो हो जाएगा सबसे बड़ी ग्रंथि वो हो जाएगी कौन सी, लीवर। सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड की अगर बात आएगी तो आंसर हो जाएगा कौन सी, थायराइड। सबसे बड़ी एक्सोक्राइन कौन सी है, लीवर। सबसे छोटी एक्सोक्राइन कौन सी है, तो एक्सोक्राइन की अगर बात करेगा लैक्राइमल ग्लैंड। सबसे छोटी जो है एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा कौन सी, पीनियल बॉडी ग्लैंड। सेकंड और स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड।
और एक क्वेश्चन जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा कि मानव शरीर की मिक्स्ड ग्लैंड कौन सी है, तो कौन सा हो जाएगा, पैनक्रियाज हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने हैं।